हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और अब हम यहाँ पर देखेंगे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस या यूँ कहें इंडियाज फॉरेन रिलेशंस का पार्ट 4। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। यहाँ पर हम पाकिस्तान के साथ जो हमारे इंडिया के संबंध हैं उसको देखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जब भी हम पाकिस्तान नाम लेते हैं, पाकिस्तान सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कश्मीर का मुद्दा है ना, क्योंकि सारी पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिटिक्स जो है, पॉलिसीज जो हैं, वो इंडिया के साथ वो इस कश्मीर के मुद्दे को बहुत ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं उसके अंदर कि कश्मीर हमारा है ना, कि हम कश्मीर लेकर के रहेंगे। कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बार बार इंडिया पर टेररिस्ट हमले भी करवाती है कश्मीर पाने के लिए, और इन टेररिस्ट हमलों को वो एक गुड टेररिज्म की तरह देखते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर कश्मीर मिलेगा इस टेररिस्ट हमले से तो कोई गलत नहीं है। मतलब कुछ इस तरह की पॉलिसी है वहाँ पर, है ना। तो ये सब चलता है और कश्मीर पर मेन मुद्दा चलता है। और ऐसा नहीं है कि कश्मीर का मुद्दा कोई नया मुद्दा है। कश्मीर का मुद्दा तब से शुरू हो गया था जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में और भारत और पाकिस्तान बंटे थे, ठीक है। उस वक्त राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ पैक्ट साइन कर लिया था कश्मीर को मिलाने का, लेकिन काफ़ी सारी पाकिस्तानी ट्राइबल इन्फ्लेटर्स हैं, वो काफ़ी सारे एरिया को कैप्चर कर चुके थे ऑलरेडी कश्मीर के, जो कि बाद में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बन गया था। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान में उस वक्त के टाइम जब कश्मीर का विलय हुआ इंडिया में, मिला इंडिया में, राजा हरि सिंह ने पैक्ट साइन किया, तो एक एक यूं कहेंगे एक प्रॉक्सी वॉर हो गई। प्रॉक्सी वॉर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि कोई ऐसी वॉर नहीं थी कि कोई प्रॉपर वॉर नहीं थी वो, ठीक है। मतलब पार्शियल वॉर आप उसको कह सकते हो। ये प्रॉपर वॉर में कभी भी तब्दील नहीं हुई या यूं कहे कि चेंज नहीं हुई, क्योंकि जो पंडित नेहरू है वो यूएन के पास चले गए थे। यूनाइटेड नेशंस उस वक्त नया नया सेटल अप हुआ था और उनके पास ले गए थे कश्मीर का मुद्दा कि आप बता दो क्या करना है। हालांकि सरदार पटेल इसके फेवर में बिल्कुल नहीं थे। वो ये चाहते थे कि हम लोग यहीं पर इनके साथ ये बात ख़त्म कर लें, और हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जल्दी सुलझ जाएगा। लेकिन आपको भी पता है आज तक भी वो जो कश्मीर का मुद्दा है, पाकिस्तान उस पर हमेशा ही एक अपना हैवी नोट रखता है और हमेशा उसको ध्यान में रखता है, उस मुद्दे को। काफ़ी सारी हालांकि इसमें हमको अचीवमेंट्स मिल चुकी हैं, मगर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ओके, सो दिस वाज द थिंग। इसके अलावा अगली लाइन लिखी हुई है, पाकिस्तान सून emerged एज अ क्रिटिकल फैक्टर इन इंडियाज रिलेशंस विद द यूएस एंड सब्सिक्वेंटली विद चाइना। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दुश्मन है ना, तो पाकिस्तान जो है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है इंडिया और यूएस के रिलेशन में और इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। देखो, तुम्हें पता होगा कि कोल्ड वॉर के टाइम में पाकिस्तान ने यूएस का अलायंस ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। यूएस का अलायंस ज्वाइन कर लिया था। अब यूएस का अलायंस ज्वाइन कर लिया था और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, तो भारत और यूएस के रिश्तों में भी तो पाकिस्तान बीच में आएगा ना। मतलब अगर दुश्मन है पाकिस्तान और यूएस का दोस्त है तो प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती भी आपको पता ही है। हालांकि एक चीज़ चाइना पर बढ़ने से पहले मैं आपको यूएस के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, कोल्ड वॉर के बाद स्थितियां बहुत सारी चेंज हो गई है और आगे आने वाले टाइम में इंडिया और यूएस बहुत पक्के दोस्त बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं? क्योंकि चाइना जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यूएस को डर है कि जिस तरह से ये बढ़ रहा है, जो वर्ल्ड पर यूएस की हेजमनी आपने पढ़ी है, जो दादागिरी है वर्ल्ड पर यूएस की, सबसे शक्तिशाली है यूएस, तो चाइना उसको चैलेंज पोज कर सकता है यूएस को। और यूएस को लगता है कि इंडिया ही एक ऐसा अकेला देश है जो चाइना को कंपटीशन दे सकता है और चाइना की इस बढ़ती हुई पावर को रोक सकता है, जिसमें उनका फायदा है। इंडिया को भी तुम्हें पता है, इंडिया
अब जितना ज़्यादा ये कंपटीशन बढ़ रहा है तो इंडिया और चाइना में भी एनिमिटी बहुत ज़्यादा है, दुश्मनी बहुत ज़्यादा होगी और धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होगी। इंडिया और रशिया उतने अच्छे दोस्त नहीं रहेंगे जितना इंडिया और यूएस रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में सिर्फ इंटरेस्ट मैटर्स करते हैं, ठीक है, कि एक कंट्री का इंटरेस्ट किसके साथ रहने में है वो उसी का दोस्त है। एक टाइम होता था जब हम रशिया के ज़्यादा करीब थे, लेकिन आने वाले वक्त में हम यूएस के ज़्यादा करीब होंगे, क्योंकि रशिया इंडिया और चाइना के मामलों में न्यूट्रल ही रहेगा या फिर कुछ हद तक चाइना का साथ देगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो फ्रेंड बनेगा वो यूएस ही बनेगा। तो यहाँ पर तुम लोग ये सब चीज़ देख सकते हो, है ना। इसके अलावा पाकिस्तान एक इंडिया और चाइना के रिलेशंस में भी एक क्रिटिकल फैक्टर है। एक एक बीच में आता है उनकी उसमें, हालांकि वो तो क्या बीच में आता है, चाइना भी यूज़ करता है पाकिस्तान को, उकसाए रखता है कि तुम चाइना पाकिस्तान को लगाए रखता है भारत में टेररिस्ट दंगे करने के लिए या कुछ भी, ताकि भारत का दिमाग आधा उसके अंदर लगा रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो फायदा हो रहा है वो चाइना को हो रहा है। तो यहाँ पर ये सब चल रहा है, ओके। लेकिन कश्मीर का मुद्दा होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है भारत और पाकिस्तान में कभी दोस्ती नहीं हुई, ठीक है, मतलब कॉपरेशन नहीं हुआ। देखो, पार्टीशन के बाद कई सारी मुस्लिम विमेन को हिंदू मैन ने उठा लिया था और कई सारी हिंदू विमेन को मुस्लिम मैन ने उठा लिया था और उनका रिलीजन चेंज करवा दिया था, उनको अबडक्ट कर लिया था, है ना, और अपनी ओरिजिनल फैमिलीज से अपहरण करके उनका और ले गए थे। तो फिर इस वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट्स ने एक दूसरे के साथ कॉपरेट किया और उन अपहरण की हुई वुमेन को, अबडक्ट की हुई वुमेन को वापस से अपनी ओरिजिनल फैमिलीज के पास भेजा। हालांकि इसका एक दूसरा साइड भी है जिसके अंदर ये माना जाता है कि कुछ विमेन ऐसी थी जो कि अब, क्योंकि चाहे उनका अपहरण हो गया मगर अब उनकी शादी हो गई थी वो अपहरणकर्ता से, और अब वो एक बार के लिए अब भूल गई थी वो सब चीज़, अपना जो ट्रॉमा है, अपनी जो प्रॉब्लम से एक बार भूल करके एक नई जिंदगी उन्होंने शुरू की थी। मगर जब वो जाना भी नहीं चाहती थी अपनी पुरानी फैमिलीज के पास, लेकिन अब जब उनको पुरानी फैमिलीज के पास भेजा गया तो कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा और भी बढ़ गया। तो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट, एक नेगेटिव साइड ये भी है, आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा। ओके, देन इसके अलावा एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था हमारे ये भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर का। इंडस दोनों जगह बहती है ना। अब यहाँ पर ये था कितना पानी तुमको मिलेगा कितना हमको मिलेगा, बड़ी उसमें रहता था। फाइनली वर्ल्ड बैंक बीच में आ गया और वर्ल्ड बैंक ने बिचौलिया बना वर्ल्ड बैंक, और पाकिस्तान और भारत में इंडस वाटर ट्रीटी करवाई 1960 में, ठीक है, पंडित नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में। कितने भी आगे प्रॉब्लम्स आई हो ये ट्रीटी अब तक सही चल रही है, और चले भी क्यों ना वर्ल्ड बैंक की तरफ से थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है वर्ल्ड बैंक का, थर्ड पार्टी का, जो कि मेनली लोन देती है ना डेवलपिंग कंट्रीज को, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी एक एस्पेक्ट वो भी रहता है। फाइनली 1965 पर आते हैं हम। 1965 में क्या था, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने थे और पाकिस्तान ने यहाँ पर जंग कर दी इंडिया से, ठीक है। 1965 में पाकिस्तान ने रैन ऑफ कच्छ, जो गुजरात का एरिया है, ठीक है, दलदल भरा जो वहाँ से आए थे ये लोग, और अटैक्स करने शुरू कर दिए। जम्मू कश्मीर से भी अटैक्स शुरू हो गए। पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है कश्मीर की, वो उनका सपोर्ट करेगी। देखो, लोकल पॉपुलेशन का बहुत फर्क पड़ता है। लोकल पॉपुलेशन जिस भी उसको सपोर्ट करती है ना, जिस भी प्लेयर या जो कहें कि वॉर में जो भी पार्टी है, जिस पार्टी को सपोर्ट करती है ना कहीं उसको ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पर पाकिस्तान को कश्मीर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला था, तो पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा हुआ नहीं।
अब जैसे बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वहां जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश के आम लोगों ने खुद ने आकर के हमको सपोर्ट किया था, इंडिया को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से हम कुछ ही दिनों में वो जो जंग है वो बहुत अच्छी तरह से जीत गए थे, ठीक है। और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ गया था। तो कहीं ना कहीं लोकल पॉपुलेशन का बहुत हाथ है, और यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन का कोई सपोर्ट नहीं था पाकिस्तान को। शास्त्री जी ने याद होगा जय जवान जय किसान दिया था, उस वक्त इंडिया की हालत खाने की भी बहुत गंदी थी, मतलब हमारे पास फूड ग्रेन्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और इसके अलावा जवान दिया था क्योंकि यहाँ पर हमारी वॉर चल गई थी। फाइनली शास्त्री जी ने इंडियन ट्रूप्स को पंजाब बॉर्डर से काउंटर ऑफेंसिव वो करने के लिए, अटैक करने के लिए भेजा, ताकि ये पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके। और इस लड़ाई में हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी, वो लाहौर तक पहुंच गई थी। ओके, सो ये बात थी। अब ये लड़ाई खत्म होती है फाइनली, एक ताशकंद अग्रीमेंट होता है। देखो, जब भी कोई लड़ाई खत्म होती है हमेशा ये बात याद रखना, जब भी लड़ाई खत्म होती है तो ऐसे नहीं बोल देते कि हाँ हमारी लड़ाई खत्म है, हाँ हमारी लड़ाई खत्म है, ऐसा बोलना नहीं होता। मतलब एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद लड़ाई खत्म होती है। तो यहाँ पर यूएन के इंटरवेंशन से लड़ाई खत्म हुई, ताशकंद अग्रीमेंट साइन हुआ, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन में था। आज ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। तो वहां पर अग्रीमेंट साइन हुआ लाल बहादुर शास्त्री और प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान के बीच में, जनवरी 1966। ताशकंद में ही शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, जिस पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आज द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। उससे पहले साइड में बड़ा प्यारा सा कार्टून है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है वाई डू वी से इंडिया एंड पाकिस्तान हैड अ वॉर, लीडर्स quarrel and armies fight wars, most ordinary citizens have nothing to do with these। एक बहुत बड़ी बात तुम याद रखना, जब भी हम लोग एक जनरल नॉर्म है हमारा कि सिर्फ इंडिया की तरफ से ही नहीं, ये हर देश की तरफ से होता है कि जब भी हम पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो हम पाकिस्तान एज अ होल को खराब समझ लेते हैं, या पाकिस्तान जब इंडिया की ओर देखता है तो इंडिया एज अ होल को खराब समझ लेता है। वैसे ही बाकी जो भी जगह है ना, जैसे इजराइल और आसपास के अरब नेशंस हैं, उनके बीच में जो खराब रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते खराब हैं या अच्छे हैं, हम पूरे देश को समझ लेते हैं, वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल तक को भी समझ लेते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऑर्डिनरी जो आम जनता है उनका कुछ लेना देना नहीं होता। ये ऊपर की जो लीडरशिप होती है ना, जो लीडर्स होते हैं ऊपर के, ये रोल प्ले करते हैं किसी भी देश से दुश्मनी करने का या दोस्ती करने का। जो वहाँ के आम जनता होती है वो एक जैसी होती है। अब तुम इस तरह से समझो कि जो पाकिस्तान की जनता है और जो भारत की जनता है वो एक जैसी ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। मतलब जैसे तुम स्कूल जाते हो वैसे वो भी स्कूल जाते हैं, मतलब दे आर ऑल्सो इन दैट सेम थिंग। लेकिन फर्क यहाँ पर आ जाता है लीडरशिप का। जिस तरह से पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस कश्मीर के मुद्दे पे और इतना वो दुश्मनी चलती है, पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म है ना। तो कहीं ना कहीं जो मेनली पाकिस्तान की मिलिट्री भी एक बड़ा वो से रखती है ना। तो जितने भी ये नेता लोग हैं और जो ये ऑफिशियल्स हैं कुछ, ये डिसाइड करते हैं कि किस देश के साथ क्या होगा। आम जनता वैसी ही है पाकिस्तान में भी। तो ये गलत होगा ये कहना कि पूरा पाकिस्तान खराब है या पूरा भारत खराब है या कोई भी देश आसपास जो भी देश है। अगर अरब नेशंस ये कहते हैं पूरा इजराइल खराब है, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। देन बांग्लादेश वॉर 1971। अब पाकिस्तान के बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस आए 1970 में। क्या हुआ, जब इलेक्शंस हुए थे तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो की पार्टी जीती
और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीती। शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमी मिले, स्वायत्तता मिले, थोड़ा ग्रेटर से मिले, और ईस्ट पाकिस्तानियों के हक में बोलते थे, और वो जीते भी। क्यों? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तानियों को ऐसा लगता था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान क्या हो गया? बांग्लादेश, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद होकर के बन गया था बांग्लादेश। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तानी है, ऐसा ईस्ट पाकिस्तानियों को लगता था, ये हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं और हमको सेकंड क्लास सिटीजन इन्होंने समझ रखा है, मतलब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हमको इन्फीरियर समझते हैं। तो इस चीज़ में पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा था और शेख मुजीबुर रहमान इसके लीडर थे कि आप प्लीज़ हमको मतलब इस तरह से नहीं इग्नोर कर सकते, डोमिनेट ऐसा नहीं चलेगा। तो लोगों का कहीं ना कहीं सपोर्ट भी शेख मुजीबुर रहमान की साइड ही था। अब यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जीत तो गए ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को विनर माना ही नहीं और उनको अरेस्ट करवा दिया, अरेस्ट कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान पर टेरर्स और एक डर का माहौल वापस से बना दिया और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। फाइनली लोगों ने कहा कि भाई हम तो बांग्लादेश बनाएंगे, पाकिस्तान से अलग होंगे। अब इंडिया, काफी सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो है वो इंडिया में घुस आए, है ना, तो इंडिया को उनका बर्डन भी झेलना पड़ा। इसके साथ ही इंडिया ने अपना पूरा मोरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश को दिया था, और इवन हमने उनकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान से जंग भी कर ली थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत जो है वो षड्यंत्र कर रहा है मुझे तोड़ने का। फाइनली पाकिस्तान जो है उसने सपोर्ट गैदर करना शुरू किया, क्योंकि इंडिया पर भारी पड़ने के लिए। तो यूएस और चाइना, उस वक्त चाइना यूएस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए थे, और यूएस और चाइना एक साथ आए पाकिस्तान के लिए उसके सपोर्ट में। अब पाकिस्तान यूएस और चाइना के इस दोस्ती को पर भारी पड़ने के लिए इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ साइन कर ली 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। अब इस ट्रीटी पर काफ़ी सारा वो होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। लोग, आसपास की दुनिया कहने लगी कि आप दुनिया भर के देशों को तो कह रहे हो नॉन अलाइंड मूवमेंट पे आओ, और आपने खुद ने सोवियत यूनियन के साथ इस तरह की पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन कर ली, ये तो गलत है। तो हमने सोवियत यूनियन के साथ मिलने के लिए ये ट्रीटी साइन नहीं की थी, हमने इस वजह से की थी क्योंकि हमको डिप्लोमेटिक और मिलिट्री का सपोर्ट चाहिए होता। अगर इंडिया को कोई अटैक होता तो, है ना, हमको अपनी सिक्योरिटी भी तो करनी थी ना। मतलब ऐसे यूएस, पाकिस्तान और चाइना तो भारी पड़ जाते इंडिया पे, तो इंडिया को इस वजह से सोवियत यूनियन के साथ ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। फाइनली इतनी डिप्लोमेटिक टेंशन और मिलिट्री बिल्डअप के बाद एक वॉर हो जाती है भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 दिसंबर। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जो है पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर अटैक कर देते हैं और जम्मू एंड कश्मीर पर। अच्छा, पंजाब और राजस्थान में एयरक्राफ्ट से अटैक होता है ना, एयर के थ्रू, और पूरे एरिया में ब्लैक आउट हो जाता है। ब्लैक आउट का मतलब होता है कि आप रात को एक माचिस की तिल्ली भी नहीं जला सकते, क्योंकि अगर शक हो गया कि यहाँ पर जनता रहती है तो वो वहाँ पर अटैक कर देंगे। तो लोगों के पास ऐसे आता है कि ब्लैकआउट हो गया है, तो ब्लैकआउट में बिल्कुल रात में एकदम एक माचिस की तिल्ली भी नहीं जलानी, मतलब ये सिचुएशन होती है। देन पाकिस्तान की आर्मी जो है जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट पर बढ़ती है। इंडिया जो है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों से वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज पर फ्रंट पर अटैक करता है। आम लोगों ने सपोर्ट किया इंडिया को, और फाइनली इंडिया ने 10 दिन के अंदर अंदर ढाका को सराउंड करके पाकिस्तान की आर्मी का सरेंडर करवा दिया। आत्मसमर्पण, 90,000 की आर्मी ने, पाकिस्तानी आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया।
भारत ने जब जब भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई की है पाकिस्तान ही हारा है। तो फाइनली ये था और इस तरह से बांग्लादेश आज़ाद हो गया। शिमला अग्रीमेंट होता है इंडिया इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972 टू फॉर्मलाइज द रिटर्न ऑफ पीस की हम शांति कर रहे हैं। वही बात, लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, वो वाली शांति वाली बात। फाइनली इस विक्ट्री की वजह से लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा नेशनलिस्टिक भावना उभर आई, हमेशा ही आती है ना। और इसके अलावा जो इंडिया है, जो मिलिट्री प्रोवेस है इंडिया की, कि इंडिया कितना मिलिटरली स्ट्रांग है पाकिस्तान से और कितनी अच्छी पावर है मिलिट्री, तो ये भी एक क्लियर साइन था। इंदिरा गांधी जो उस वक्त की लीडर थी, हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसके बाद से, है ना। और जितने भी आगे स्टेट इलेक्शंस हुए वो सब इंदिरा गांधी जीत गई थी और कांग्रेस की कहीं ना कहीं वापस से एक और ज़्यादा कांग्रेस को बहुत फ़ायदा हुआ था। कारगिल कॉन्फ्रंटेशन, यहाँ पर हम छोटा सा, यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड है, कारगिल कॉन्फ्रंटेशन जल्दी से इसको देख लेते हैं। 1999 में कई सारे इंडियन एरियाज पर, इंडियन साइड जो LOC है, तुम्हें पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल करके एक एरिया, एक लाइन है जो कि पार्टीशन करती है। तो इंडियन साइड के LOC वाले एरिया में कई सारे पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर लिया गया। कौन सी फोर्सेस के द्वारा? मुजाहिदीन्स ने महाकोश, द्रास, कक्सार और बटालिक एरियाज, जो इंडिया के एरिया थे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, LOC पर, उनको कैप्चर कर लिया। इंडिया को ये शक था कि पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है इसके ऊपर, और इंडिया ने शुरू कर दिया अपनी रिएक्ट करना। फाइनली दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हुई और इसको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कहा गया। ये कोई फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं थी जैसे कश्मीर के टाइम पर हुआ था। ये कोई पूरी तरह से वॉर नहीं थी, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ओके। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट, चाहे ये पूरी तरह से वॉर भी नहीं थी, फिर भी इस कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे वर्ल्ड का ध्यान खींचा। क्यों? क्योंकि इस वक्त भारत के पास भी न्यूक्लियर हथियार थे, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार थे। अगर ये चल जाते तो बहुत नुकसान हो जाता, ठीक है। तो फाइनली कॉन्फ्लिक्ट जो है ख़त्म हुआ और 26 जुलाई 1999 में इंडिया ने काफ़ी सारे एरियाज जो है अपने कवर कर लिए, लगभग, मतलब फाइनली पूरे एरिया कवर हो गए थे। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ने वर्ल्ड वाइड अटेंशन, जैसा कि मैंने बताया तुम्हें, किया, गेन किया। However, this conflict remained conflict only to the Kargil region. कारगिल में ही रहा, ज़्यादा बढ़ा नहीं, पूरी फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं बना। इन पाकिस्तान दिस conflict has been the major source of a major controversy, as it was alleged that Prime Minister of Pakistan was kept in dark by the army chief. Soon after the conflict, the government of Pakistan was taken over by army and led by Pervez Musharraf. इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर जो था पाकिस्तान का, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उन्होंने उनको अंधेरे में रखा था, जो कि सही नहीं था। फाइनली इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया गया और परवेज मुशर्रफ, जो कि मिलिट्री लीडर हैं, जो कि डेमोक्रेटिक लीडर नहीं हैं, वो पावर में आ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फोटोज़ हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट फ़ोटो है बांग्लादेश के टाइम की, और रिसेंटली इस पर कौन बनेगा करोड़पति में एक क्वेश्चन भी किया गया था। फाइनली ये तो बात हुई पाकिस्तान की। अब हम भारत की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था भारत को वॉर की वजह से। हालांकि पाकिस्तान को हर बार ये हरा दिया, लेकिन भारत की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि भारत इस तरह से अफोर्ड कर सके किसी भी लड़ाई को।
जब भी लड़ाई हुई है, भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन जो पहले से बुरी थी उस वक्त, वो और ज़्यादा बुरी हो गई थी। और भारत का काफ़ी सारा पैसा डेवलपमेंट से निकल करके मिलिट्री प्रिपेयर करने में और डिफेंस प्रिपेयर करने में चला गया। और आज भी कहीं ना कहीं वो जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का कश्मीर का मुद्दा आज तक है और भारत का काफ़ी सारा पैसा वहाँ पर जा रहा है, जो कि वेस्ट ही हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो डेवलपमेंट के किसी काम में नहीं लग पा रहा है। तो फाइनली 5 ईयर प्लान यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारा हमको नुकसान हो जाता है ना, लड़ाई वगैरह होती है, तो अगर हम इस वक्त की बात करें तो उस वक्त 5 ईयर प्लान्स बहुत ज़्यादा अपने चरम पर थे, है ना। फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान पूरे हो गए थे। थर्ड ईयर प्लान में और 3 जो एनुअल प्लान्स हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत कम थे। फोर्थ प्लान 5 साल बाद आया ही नहीं और उसको इनिशिएट करना पड़ा 1969 में, है ना। थर्ड ईयर प्लान 1961 से 66 तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप, और उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 में। तो ये इंडिया के साथ हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इस्टेब्लिश किया गया 1962 में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज 65 में। सो दिस वॉज अ थिंग। और इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो हैज़ been long too much and this is the end of this video. Thanks for watching it. पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा।